ये एक गेट अ कोड वेबसाइट है जिसमें हमारे पास जब हम पेज को लोड करते हैं तो एक स्पिनिंग आइकन नज़र आता है। उसके बाद हमारे पास जो कोड है वो उसके ऑथर के साथ हमें दिखने को मिलती है। इस कोड के नीचे हमारे पास न्यू कोड का एक बटन है जिसे क्लिक करने पे हमारे पास जो नया कोड जनरेट हो जाएगा। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक नया कोड आ जाएगा उसके कोड और जो उसके जो ऑथर है उसके नाम के साथ। और एक सिंपल सी वेबसाइट है जिसमें हमारे पास हम बटन क्लिक करते रहेंगे, हमारे पास नई जो कोड्स हैं वो आती रहेंगी। फिलहाल मैंने इस जो एप्लीकेशन को अपनी गिटहब प्रोफाइल पे अपने गिटहब पेजेस पे अपलोड किया हुआ है, तो आप इस यूआरएल पे इसे देख सकते हैं। बहरहाल अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हम इसे रिएक्ट पे बनाएंगे, रिएक्ट जेएस पे, और ऑनलाइन कंपाइलर पे रिएक्ट जेएस के बनाएंगे। तो आप कोड सैंड बॉक्स पे जाएं या कोड सैंड बॉक्स रिएक्ट लिखें और सर्च कर दें, तो आपके पास जो पहला लिंक है वो एक न्यू रिएक्ट के पैनल को खोल देगा। बहरहाल इस वेबसाइट को मैं क्लोज कर देता हूँ और हमारे पास जो ये ऑनलाइन कंपाइलर रिएक्ट जेएस का कोड सैंड बॉक्स वो खुल चुका है। जो हमारे पास ये लेफ्ट साइड है, इस पर हमारे पास डिपेंडेंसीज आ जाती है और फाइल का स्ट्रक्चर आ जाता है। दरमियान में हमारे पास कोड एडिटर एरिया आ जाता है जहाँ पे हम कोड को एडिट करेंगे। और जो हमारे पास राइट है उस पर हमारे पास जो लोकल होस्ट या जो वेब ब्राउज़र है हमारे पास जिस पे हमारी जो एप्लीकेशन रन हो रही है वो आ जाती है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को शुरू करने से पहले हमें हम जो फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं CSS का वो बूटस्ट्रैप है, तो उसे हम डिपेंडेंसीज में ऐड कर लेते हैं। तो आप ये फाइल्स के नीचे डिपेंडेंसीज में जाएं और ऐड डिपेंडेंसी पे क्लिक करें। वहाँ पे आप बूटस्ट्रैप को ऐड कर लीजिए, बूटस्ट्रैप, और उसके बाद बूटस्ट्रैप और रिएक्ट बूटस्ट्रैप को ऐड कर लीजिए। तो ये मेरे बूटस्ट्रैप और रिएक्ट बूटस्ट्रैप को अपनी इस एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज में ऐड कर लिया है। अब हमारे पास ये डिपेंडेंसीज ऐड हो चुकी हैं, तो हम इस साइट ब्राउज़र को ये फाइल्स के डिपेंडेंसी को बंद कर सकते हैं से क्लिक करके। और अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोड एडिटर एरिया और राइट साइड पे हमारे पास हमारा ब्राउज़र आ गया है। अब हम सबसे पहले इस जो क्लास नेम ऐप है उस डिव के अंदर जो हेडिंग्स हैं उन्हें डिलीट कर देते हैं। और चेक करने के लिए कि हमारा जो बूटस्ट्रैप है वर्क कर रहा है, हम एक बटन ऐड करते हैं जिसका टेक्स्ट क्लिक नहीं होगा, और बटन टैग को क्लोज कर देते हैं। इस बटन पे हम क्लास नेम ऐड करते हैं और क्लास नेम दे देते हैं बटन एंड बटन प्राइमरी। अब सेव करने पे हमारे पास जो ब्राउज़र है उसमें कोई चेंज नज़र नहीं आता, क्योंकि जिस तरह हमारे पास ये स्टाइल डॉट सी एस एस है उसे इंपोर्ट किया गया है एफ जी एस फाइल में। इसका मतलब है सी एस एस जो स्टाइल्स सी एस एस की फाइल है उसमें अगर हम कोई स्टाइल एडिट करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन में नज़र आएगा। इसी तरह हमें एफ जी एस में हमारी जो बूट स्ट्रैप है उसे भी ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो बूट स्ट्रैप क्लासेज हैं हम उन्हें इस्तेमाल कर सकें एफ जी एस फाइल में। तो इसके लिए हमें या तो हमें जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप है उसकी वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से जो हमारे पास जो इंपोर्ट लिंक है बूटस्ट्रैप का वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो आप ये हमारे पास रिएक्ट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट, आप इसे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे हमारे पास जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है CSS की वो देखने को मिलेगी। तो आप सिंपली इसे कॉपी कर लीजिए और स्टाइल डॉट सी एस एस के बाद पेस्ट कर लीजिए। अब सेव करने पे हमारे पास जो बूटस्ट्रैप है वो हमारी एफ जे एस फाइल में या जो रिएक्ट जे एस एप्लीकेशन है उसमें इनेबल हो गई है। इसके बाद हम इस बटन से अब छुटकारा हासिल कर लेते हैं। अब इसकी जगह पर हम अपनी जो हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसमें एक हमारे पास जो बैकग्राउंड इमेज है उसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक इमेज टैग ऐड कर लेते हैं। उसमें हमारे पास एक ऑल टैग सबसे पहले ऐड कर लेते हैं जिसे हम बैकग्राउंड कह देते हैं। और उसके बाद हमारे पास सोर्स आ जाता है, तो सोर्स में हम unsplash.com वेबसाइट पे जाके कोई भी हम बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं गेट कोड और कोई भी इमेज को हम कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लैंडस्केप एंड इस इमेज को हम कॉपी कर लेते हैं। या तो इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसे ऐड कर लीजिए कोड ऑनलाइन कंपाइलर पे, या तो इसके लिंक को सिंपली आप कॉपी कीजिए इमेज के और सोर्स में ऐड कर दीजिए।
अब हमारे पास जो इमेज है वो ऐड हो चुकी है हमारी ब्राउज़र पे। इनलाइन स्टाइलिंग के लिए हम स्टाइल ऐड करते हैं और सिंपली विड्थ दे देते हैं 100 व्यू डब्ल्यू, और जो हाइट है उसे हम 100 व्यू हाइट दे देते हैं। अब हमारे पास इमेज हमारे पास बैकग्राउंड में आ चुकी है। इसके ऊपर हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ब्लैक ओवरले होगा। तो ओवरले ऐड करने के लिए हम एक डिव ऐड करते हैं, डिव और इसका क्लोजिंग टैग। इस डिव में हमारे पास स्टाइलिंग में विड्थ और हाइट सेम होगी हमारे पास जो बैकग्राउंड है उसके। तो हम स्टाइल को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओवरले हमारे पास जो इमेज के ऊपर आएगा, तो इसलिए हम जो पोजीशन है उसे एब्सोल्यूट कर देते हैं और टॉप और लेफ्ट को भी ज़ीरो के सेट कर देते हैं। टॉप भी लेफ्ट और लेफ्ट भी ज़ीरो के सेट हो गया। अब हमारे पास जो हमारी जो सेकेंड डिव है वो इस इमेज के ऊपर होगी। अभी हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि वो हमारे पास इसमें ना कोई कलर ऐड है ना कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड किया गया है। तो बहरहाल हम इसे एक बैकड्रॉप फिल्टर दे देते हैं, या चले पहले बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। और बैकग्राउंड कलर में हम RGBA कलर देते हैं ताकि हम ब्लैक को ट्रांसपेरेंट कर सकें। तो सबसे पहले ब्लैक कलर सेट करते हैं और उसके बाद हम एक ट्रांसपेरेंसी देते हैं 0.3 की। तो हमारे पास ये ओवरले ब्लैक हमारी इमेज के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद हम एक जो बैकग्राउंड इमेज है उसे ब्लर करने के लिए बैकड्रॉप फिल्टर ऐड कर देते हैं और ब्लर को सेट कर देते हैं 2 पिक्सल्स पे, ताकि जो हमारे पास बैकग्राउंड इमेज है वो ब्लर हो जाए। अब हमारे पास ये ओवरले बन गया है। अब इस डिव के अंदर हम अपने जो टेक्स्ट है, जो अपनी कोट टेक्स्ट है उसे ऐड कर सकते हैं। तो उसको एडिशन करने के लिए सबसे पहले हम चाहते हैं जो कोट है वो हमारे पास जो स्क्रीन है उसके सेंटर पे नज़र आए, और पूरी विथ ना ले स्क्रीन की, बल्कि एक मखसूस लेफ्ट पे भी कोई मार्जिन छोड़े और राइट पे भी मार्जिन छोड़े। यूं करने के लिए हम सबसे पहले जो आउटर डिव है उसमें कुछ क्लास नेम्स ऐड कर देते हैं ताकि उसे फ्लेक्स बनाया जा सके। और वैसे हम इनलाइन स्टाइलिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन क्लास नेम्स बूटस्ट्रैप की इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है। तो हम डी फ्लेक्स आउटर डिव को बना देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं और अलाइन आइटम्स सेंटर कर देते हैं। और इसका मकसद सिर्फ तमाम जो चीज़ें हम अंदर लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करता हूँ, उसे सेंटर में लाना है। तो जो हमारे पास जो अंदर हेडिंग आ रही है वो बिल्कुल हमारी स्क्रीन के सेंटर पे हो। इसके बाद हम एक नया डिव इस हेडिंग को H3 टैग को मिटा के हम एक डिव ऐड करते हैं और इस डिव को हम क्लास नेम दे देते हैं W75 की, ताकि जो हमारे पास जो इनर डिव है वो हमारे आउटर डिव का 75% हिस्सा ले। ये करने के बाद हमें अभी डमी डाटा ऐड कर देते हैं हम, और थोड़ी देर में हम एक API से हमारे जो कोड है उसे हासिल करेंगे। फिलहाल हम सिंपली एक हेडिंग 3 ऐड कर देते हैं, एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, पैराग्राफ टैग, और एक बटन टैग ऐड कर देते हैं। एच H3 में हम एक कोड ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोड कोई भी गूगल से हासिल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ में हम अभी फ़िलहाल सिर्फ ऑथर लिख देते हैं और बटन में हम न्यू कोड लिख देते हैं। अब स्टाइलिंग के लिए हम इस H3 में क्लास नेम ऐड करते हैं और display1 कर देते हैं, जो कि बूटस्ट्रैप का एक क्लास नेम है। और उसके बाद हम टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं और FST यानी जो फॉन्ट का स्टाइल है उसे इटैलिक कर देते हैं। इसके बाद इस पैराग्राफ में भी हम क्लास नेम्स ऐड करते हैं। इसे लीड क्लास रख देते हैं, टेक्स्ट को वाइट रख देते हैं, और जो बटन है उसमें हम क्लास नेम्स ऐड कर देते हैं बटन एंड बटन प्राइमरी की।
तो हमारे पास जो लेआउट है हमारे पास जो एप्लीकेशन का वो हमारे पास बन चुका है। इसके बाद हमारे पास जो हमारा लेआउट है बन चुका है। अब हम जो इस न्यू कोड बटन की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे और जो कोड्स हैं उसे एपीआई से फेच करेंगे। तो हम एक एपीआई से फेच करने के लिए हम गूगल पे सर्च करते हैं रैंडम कोड एपीआई और इस एपीआई को हम सिंपली इस्तेमाल कर लेंगे। तो आप पढ़ सकते हैं कॉपी के जो एपीआई का लिंक है वो काफ़ी सिंपल है। इसके बाद जिस तरह के लिखा हुआ है कि हमें पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल रैंडम गेट रैंडम या गेट कोड्स की, तो हम सिंपली रैंडम सर्च कर देते हैं और तो हमारे पास एक रैंडम कोड जनरेट हो जाएगी जिसके पास हमारे पास आईडी आएगी, हमारे पास जो ऑथर है उसका नाम आएगा, हमारे पास जो कंटेंट है उसमें जो हमारे पास जो ओरिजिनल कोड है वो आ जाएगी, टैग्स भी आ जाएंगे, ऑथर स्लग और लेंथ वगैरह, डेट एडिट वगैरह, डेट मॉडिफाइड वगैरह सब कुछ आ जाएगा। सारी चीज़ें आएंगी, हमें सिर्फ ज़रूरत इस कंटेंट की और ऑथर की है। तो हम दोनों चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करेंगे इस एपीआई कॉल से। तो सबसे पहले हम इस एपीआई लिंक को कॉपी कर लेते हैं और सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं। और जैसा कि हम सिर्फ एक फन इसको फेच करके हमें डिस्प्ले नहीं करवाना, बल्कि हमारे पास न्यू कोड की फंक्शनैलिटी भी है, यानी इसका मतलब है जब भी हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो पुराना जो कोड है वो हमारे जो वेब पेज है उससे गायब हो जाएगी और उसकी जगह पे एक नई कोड नज़र आएगी। तो इसके लिए हमें एक यूज स्टेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि एक स्टेट रख सकें कोड की जिससे हम चेंज करें। तो हम सिंपली कॉन्स्टेंट बनाते हैं कोड का और एक सेट कोड का फंक्शन बनाते हैं जो उसे चेंज करेगा और यूज स्टेट करते हैं यूज स्टेट, और जो हमारे पास ऊपर इंपोर्ट भी हो चुकी है। और यूज स्टेट में पहले हम इसे नल के इक्वल सेट कर देते हैं। इस यूज स्टेट कॉन्स्टेंट को बना देने के बाद अब हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें हम इस कोड को फेच करें एपीआई से। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्टेंट गेट कोड फंक्शन, और ये हमारे पास एक एसिंक फंक्शन होगा क्योंकि हम एक एपीआई कॉल कर रहे हैं, उसके लिए हमें अवेट फंक्शन इस्तेमाल करने पड़ते हैं, एसिंक और अवेट। और इस फंक्शन में हम सबसे पहले एक कांस्टेंट बनाते हैं और एपीआई के रिस्पॉन्स को रिट्रीव करते हैं। एपीआई रिस्पॉन्स होगा और हम अवेट का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो रिस्पॉन्स का है हम वेट कर सकें, इसलिए हमें ए सिंक भी हमें शुरू में लिखना पड़ा, हमें फंक्शन को ए सिंक वेट बनाना पड़ा क्योंकि जो एपीआई कॉल्स हैं वो प्रॉमिस रिटर्न करती हैं और उस प्रॉमिस के कुछ देर में हमारे पास जो हमारा डेटा है वो आता है। तो हमें एक अवेट लिखना पड़ा और अवेट लिख देने के बाद हमारे पास जो हम फंक्शन कॉल करेंगे वो फेच के फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सिंपली हम फेच का फंक्शन लिखते हैं और उसके पैरामीटर्स में हम अपनी जो लिंक कॉपी किया था वो लिख देते हैं। तो जो रिस्पॉन्स है वो हमारे पास हमारा जो डेटा है या यूं समझ लें ये ऑब्जेक्ट है इसे रिटर्न करेगी। बेसिकली जो हमारे पास अब एपीआई रिस्पॉन्स आया है वो हमारे पास ये डाटा होगा इस जो हमारे पास इस यूआरएल का, लेकिन इस डाटा को हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें इसका फॉर्मेट तब्दील करना पड़ेगा और इसे जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में या जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली हम इसे एपीआई रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट कर लेते हैं। चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करूं इसलिए मैं इसे कंसोल लॉग करके इसे, ताकि सबसे पहले हम देख लें कि हमारे पास जो प्रोग्राम है वो अब तक किस तरह बन चुका है। तो अब सिंपली मैं इसे, तो अब मैं इस जो ब्राउज़र का लिंक है इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे इधर पेस्ट करके इसे अलग ब्राउज़र में खोल लेता हूँ ताकि इसे बेहतर तरीके से एनालाइज किया जा सके। अब मैं F12 का बटन दबा रहा हूँ जो कि डेवलपर टूल्स खोल देगा, वरना आप इधर पैनल्स में जाके भी खोल सकते हैं मोर टूल्स में। और इधर अब मैं न्यू कोड में इस फंक्शन को ऐड किया हुआ है ऑन क्लिक फंक्शन पे। इसका मतलब है जब मैं बटन बटन क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन गेट कोड फंक्शन हमारा रन होगा। तो अब मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो प्रोमिस आया और प्रोमिस यहाँ पे हमें अवेट लगाना पड़ेगा ताकि हम वेट करें एपीआई रिस्पॉन्स का, फिर हम इसे एपीआई जेसन में कन्वर्ट करें। मैं सेव करता हूँ, पेज है इसे रीलोड करता हूँ और न्यू कोड पे क्लिक करता हूँ। तो अब हमारे पास जो हमें यहाँ पे भी अवेट लगाना पड़ा क्योंकि जो एपीआई रिस्पॉन्स है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे भी अवेट लिख दिया। अब हमारे पास जो जेसन फॉर्मेट में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया है जिसके पास आईडी, कंटेंट
ऑथर और बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम इसे सिंपली रिट्रीव कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को। तो अब हमारे पास जो एपीआई रिस्पॉन्स है वो हमारे पास तो अब मैं इस जो ऑब्जेक्ट जेसन फॉर्मेट के ऑब्जेक्ट को रिट्रीव कर रहा हूँ, जो डाटा से रिट्रीव कर रहा हूँ, बस मैं इसे कंसोल लॉग नहीं अब करना चाहता, बल्कि इसे एक कांस्टेंट में स्टोर करना चाहता हूँ। तो एक कांस्टेंट बनाता हूँ जिसका नाम मैं डाटा रखता हूँ और इसे इक्वल रख देता हूँ इस जेसन फॉर्मेट के ऑब्जेक्ट के। अब हम सेट कोड जो फंक्शन है उसे इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो कोड कांस्टेंट है उसे, हमारा जो एपीआई डाटा हमारे पास रिट्रीव हो रहा है इस डाटा कांस्टेंट में, उसे इक्वल रखने के लिए। तो हम इस सेट कोड में एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि मैं तमाम डाटा को कोड के इक्वल नहीं रखना चाहता, कि जैसा कि हम इस कोड में से सिर्फ इस जो कोड है, कंटेंट है और जो ऑथर प्रॉपर्टी है उसे इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो तमाम डाटा को कोड के इक्वल रखने का कोई फ़ायदा नहीं, हमारे पास बेवजह की मेमोरी यूज़ होगी, फॉर एग्जांपल आईडी, डेट मॉडिफाइड वगैरह। तो हमें सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हम दो प्रॉपर्टीज रखते हैं, कंटेंट की और ऑथर की। कंटेंट में हम जो डाटा ऑब्जेक्ट है उसकी कंटेंट प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो ऑथर है उसमें हम डाटा की ऑथर प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कंटेंट और ऑथर प्रॉपर्टी हमारे डाटा एपीआई रिस्पॉन्स का जो जेसन फॉर्मेट है उस ऑब्जेक्ट में से रिट्रीव होगी। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं। तो बेसिकली जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, न्यू कोड के बटन को क्लिक करूंगा, तो हमारे पास ये फंक्शन रन होगा और जो हमारे पास एपीआई को कॉल जाएगी, डाटा रिट्रीव होगा, और जो कोड है, कोड जो स्टेट कांस्टेंट है, वो एक नए ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइज हो जाएगा जिसमें हमारे पास कंटेंट और ऑथर प्रॉपर्टीज हमारे पास एपीआई डाटा से रिट्रीव होगी। तो अगर अब मैं यहाँ पे, तो अगर अब फिलहाल मैं सिर्फ चेक करने के लिए कि हमारा जो लॉजिक है वो वर्क कर रहा है, इसके आखिर में कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ और कोड को, कॉन्स्टेंट को लॉग करता हूँ। अब इसे मैं सेव करता हूँ, इस पेज को फिर से लोड करता हूँ। अब मैं न्यू कोड का बटन दबाऊंगा तो हमारे पास जो कोड का कांस्टेंट है वो कंसोल लॉग हो जाना चाहिए। तो मैं न्यू कोड का बटन दबाता हूँ, पहली दफ़ा एक नल हमारे पास प्रिंट हुआ, और दूसरी दफ़ा बटन दबाने पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है प्रिंट हुआ जिसमें कंटेंट और ऑथर प्रॉपर्टी हमारे पास कंसोल लॉग में नज़र आई। तो सबसे पहले हमारे पास ये नल क्यों प्रिंट हुआ, इसकी वजह क्या है? तो इसमें वजह ये नहीं है कि हमने जब पहली दफ़ा बटन दबाया तो कोई डाटा हमारे पास नल आया था जो हमारे पास कोड के इक्वल सेट हो गया था। ऐसी कोई वजह नहीं है, वो सिंपली जो साइकिल होते हैं रिएक्ट जेएस के, उसकी वजह से हमारे पास पहली दफ़ा ये रिएक्ट नल प्रिंट हुआ है। और बेसिकली हमारे पास जो एप्लीकेशन है इसमें हमारे पास ज़्यादा इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इस कोड में ये प्रॉपर्टीज़ कंटेंट की और ऑथर की सेट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास इस एप्लीकेशन में इस हार्ड कोडेड डाटा के सिवा हम इन प्रॉपर्टीज़ को कोड कांस्टेंट की इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली सबसे पहले जब हम पेज लोड करते हैं तो हमारे पास जो कोड का कांस्टेंट है वो नल के इक्वल सेट होता है। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली कोड का जो कोड की नल जो कंटेंट प्रॉपर्टी है उसे रिट्रीव करें, तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा पेज को लोड करने पे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमारे पास शुरू में सेट नहीं होगी। तो बेसिकली हमें ये डिव को, इस पूरे डिव को प्रिंट करने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि जो हमारे पास जो कोड कांस्टेंट है वो नल है या नहीं। अगर नल है तो लोडिंग का जो स्पिनिंग आइकन है वो शो करें, और अगर नहीं है तो हमारे जो कोड है उसे प्रिंट कर दें। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कोड के को कि वो नल है या नहीं। अगर कोड हमारे पास नल नहीं है तो हम इस डिव को शो करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे एक हेडिंग, फिलहाल हम वैसे एक स्पिनिंग आइकन इसमें शो करेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक एडिंग 3 लिख देते हैं जो इसमें हम लोडिंग शो करते हैं। तो अगर हम इस पेज को लोड करें, रिफ्रेश करें, तो हमारे पास शुरू में एक लोडिंग का
आइकन नज़र आएगा, क्योंकि शुरू में हमारे पास जो कोड इनिशलाइज होता है वो नल पे होता है, और हम कह रहे हैं कि जब कोड नल है तो इस हेडिंग 3 को प्रिंट करें। तो हमारे पास अब ये प्रिंट हो रही है। इसके बाद हमारे पास अब हमें अदरवाइज जब वो कोड हमारे पास नल नहीं है, हमें इस हार्ड कोडेड डाटा को प्रिंट नहीं करना, बल्कि कोड की कंटेंट प्रॉपर्टी को आउटपुट करना है। और इस पैराग्राफ में भी हमें ऑथर का जो हार्ड कोडेड ऑथर है वो नहीं, बल्कि कोड की ऑथर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है। और हम इसे अब सेव कर लेते हैं। अब शुरू में हमारे पास जो लोडिंग आइकन है उसमें हमारे पास जो जब हम शुरू में पेज को लोड करें तो हमारे पास पहला आइकन है वो बिना किसी बटन के दबाए ही लोड हो जाना चाहिए। तो हम यूज़ इफ़ेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। यूज़ इफ़ेक्ट में हम एक डिपेंडेंसी जो हमारी होगी उसे एक एम्प्टी डिपेंडेंसी देंगे। इसका मायने है कि सिर्फ जब जो पेज है लोड हो तो पहली दफ़ा ये फंक्शन हमारे पास जो यूज़ इफेक्ट में दे रहे हैं उसे रन करो, और उसके सिवा इस फंक्शन को रन ना करना। तो जब हम पेज लोड करेंगे तो हमारे पास पहली दफ़ा ये गेट कोड का फंक्शन रन होगा, और जो कोड है वो एक ऑब्जेक्ट के इक्वल सेट हो जाएगी। और उसके सिवा फिर हमें बटन क्लिक करना पड़ेगा पेज अपने जो कोड है उसे अपडेट करने के लिए। तो यूज़ इफेक्ट में हम एक फंक्शन पास करते हैं और उस फंक्शन में हम सिंपली गेट कोड का फंक्शन रन कर देंगे। तो अब मैं पेज को सेव करता हूँ। पेज को इस डेवलपर टूल्स को बंद करके मैं पेज को रीलोड करता हूँ। तो पहली दफ़ा में हमारे पास लोडिंग लिखा आएगा थोड़ी देर, और उसके बाद हमारे पास यूज़ इफेक्ट की वजह से फंक्शन रन होगा गेट कोड का, और हमारे पास ये सेट हो जाएगा कोड एक ऑब्जेक्ट के एपीआई रिस्पॉन्स के डाटा के इक्वल। और हमारे पास जो कोड है वो उसके ऑथर के साथ हमें नज़र आ जाएगा। न्यू कोड का बटन नज़र आएगा जिसे क्लिक करने पे हमारे पास नया कोड नज़र आएगा। इसके बाद हमारे पास लगभग हमारे पास जो प्रोग्राम है वो कंप्लीशन के करीब है। अब सिंपली हम इस जो पेज को लोड करने पे जो लोडिंग का आइकन आ रहा है उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, एक स्पिनिंग आइकन शो करना चाहते हैं ताकि वो बेहतर लगे। तो वो करने के लिए हम इस लोडिंग की जगह पर जो प्री स्टाइल्ड स्पिनर आइकन होता है उसे हम शो करेंगे। तो हम यहाँ पे स्पिनर लिख देते हैं, और फिर हम स्पिनर को बूटस्ट्रैप से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो हम शुरू में जाते हैं, इंपोर्ट लिखते हैं, स्पिनर लिखते हैं फ्रॉम बूटस्ट्रैप, सॉरी माय मिस्टेक, रिएक्ट बूटस्ट्रैप स्लैश स्पिनर। हमारे पास स्पिनर जो है वो हमारे पास हमने इंपोर्ट कर लिया और स्पिनर को इस्तेमाल कर लिया। अगर हम अब पेज को लोड करें तो हमारे पास जो स्पिनिंग आइकन है वो नज़र आना चाहिए। तो अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो बन चुकी है और इस तरह हमारे इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करती है।